हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो DSC पेपर 3 से है, जिसका नेम है, टॉपिक का नेम है गुट निरपेक्ष आंदोलन, इंग्लिश में बोले तो नन अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, तो चलिए पृष्ठभूमि बैकग्राउंड देखते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्यों हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन शीत युद्ध के दौरान, कोल्ड वॉर जब हुआ था तो उस टाइम हुआ था, राज्यों के एक संगठन के रूप में किया गया था जो औपचारिक रूप से खुद को संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ के साथ जोड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि स्वतंत्र या तटस्थ रहना चाहते थे। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो अमेरिका और सोवियत के साथ रहना है ना अमेरिका के साथ रहना है, तो वो लोग जो राज ऐसे थे उन्होंने मिलकर क्या बनाया था, गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन किया था। समूह की मूल अवधारणा 1955 में इंडोनेशिया में आयोजित एशिया अफ्रीका बांडुंग सम्मेलन में हुई चर्चा के दौरान उत्पन्न हुई। पहला नन अलाइन मूवमेंट, जो NAM लिखा हुआ है वो नन अलाइन मूवमेंट है, या हम लोग गुट निरपेक्ष आंदोलन भी बोल सकते हैं। शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1961 में। कहाँ हुआ था ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए। बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1961 में हुआ था, सितंबर में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में हुआ था। अप्रैल 2018 तक इसके 120 सदस्य हैं, जिनके अफ्रीका के 53 देश, एशिया के 39 देश, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के 26 देश और यूरोप के 2 देश शामिल हैं। 17 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन NAM के पर्यवेक्षक है। NAM मतलब यहाँ वही है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, या इंग्लिश में बोले तो नन अलाइंड मूवमेंट। आप लोग इसे गुट निरपेक्ष आंदोलन ही लिखना, ठीक है। हिंदी में अगर लिख रहे हो तो इंग्लिश में लिख रहे हो तो नन अलाइंड मूवमेंट लिखो, NAM लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई और इसका पहला सम्मेलन बेलग्रेड सम्मेलन 1961 में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, मिस्र के गमाल अब्देल नासिर, भारत के जवाहरलाल नेहरू, घाना के क्वामे नक्रुमा और इंडोनेशिया के सुकोनो ने नेतृत्व में आयोजित किया गया। तो इससे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत से किसने नेतृत्व किया था गुट निरपेक्ष आंदोलन का 1961 में, जो यूगोस्लाविया में हुई थी। तो इसे किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसे याद रखना है, कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। संगठन का उद्देश्य 1979 की हवाना घोषणा में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, नस्लवाद और सभी प्रकार के विदेशी के खिलाफ उनके संघर्ष में गुट निरपेक्ष देशों की राष्ट्र स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गिनाया गया था। शीत युद्ध के दौर में गुट निरपेक्ष आंदोलन ने विश्व व्यवस्था को स्थिर करने और शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब वैश्विक मुद्दों पर राज्य की तटस्थता नहीं थी, यह हमेशा विश्व राजनीति के लिए शांतिपूर्ण हस्तक्षेप था। मतलब विश्व पॉलिटिकली जो हमारा पूरा कंट्री है, जो पूरा वर्ल्ड है हमारा, वो कैसा रहे? शांतिपूर्ण रहे। इसके लिए इसकी पहली मुख्य जो भी आंदोलन किया गया था, इसकी एक प्रॉब्लम थी। इसके बाद आता है कि इस आंदोलन के क्या क्या सिद्धांत थे, ये संगठन जो बनाया गया, कुछ तो सिद्धांत होंगे, तो उस पर आते हैं, बात करते चलिए। चूँकि JL नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू संस्थापक सदस्य थे, इसलिए NAM के सिद्धांत काफ़ी हद तक पंचशील सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। उनमें से कुछ है: संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून में निहित सिद्धांतों का सम्मान, सभी राज्यों की संप्रभुता, संप्रभु समानता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार सभी अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान। मुझे लगता है मेरा हिंदी का एक दिन जनाजा निकल जाएगा, जिस तरह मैं बोलती हूँ ना, मतलब क्या करूँ, मतलब रोज़ रोज़ पढ़ना नहीं होता है ना हिंदी, इसलिए दिक्कत हो जाता है मेरा। देशों और लोगों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान, आपसी सम्मान और अधिकारों की समानता के आधार पर राज्यों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों में मौजूद मतभेदों की परवाह किए बिना साझा हितों, न्याय और सहयोग की रक्षा और प्रचार, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार व्यक्तिगत या सामूहिक आत्मरक्षा के अंतर्निहित अधिकार का सम्मान, राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, किसी भी राज्य या राज्यों के समूह को किसी अन्य राज्य के आंतरिक मामलों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे जो भी मकसद हो, हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। मानव जाति को प्रभावित करने वाली समस्याओं को बातचीत और सहयोग के माध्यम से हल करने के लिए उपयुक्त ढांचे के रूप में बहुपक्षवाद और बहुपक्षीय संगठनों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। तो ये इसके कुछ सिद्धांत हैं, हम देख सकते हैं। शांति बनाए रखने के लिए, बात विचार करने के लिए, संप्रभुता बनाए रखने के लिए, फिर सम्मान करना सारे कंट्रीज़ का जो भी वो है, लॉ है, रेगुलेशन, तो उसके लिए कुछ इसके सिद्धांत हैं। अब उद्देश्य क्या आते हैं? तो NAM जो है नन अलाइन मूवमेंट हम कहते हैं, या तो हम कह सकते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन हिंदी में। तो इसने विश्व राजनीति में एक स्वतंत्र रास्ता बनाने की मांग की है, जिसके परिणाम स्वरूप सदस्य राज्यों को प्रमुख शक्तियों के बीच संघर्ष में मोहरा नहीं बनना पड़ेगा। मतलब 2 देश अगर कोई प्रमुख
पावरफुल दो देश है, लड़ रहे हैं, तो उसके बीच में आपको नहीं बनना पड़ेगा कि आप उसको सपोर्ट करो, आप उसको सपोर्ट करो, आप अलग रह सकते हो। ये स्वतंत्र निर्णय के अधिकार, साम्राज्यवाद और नव उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष और बड़ी शक्तियों के साथ संबंधों में संयम के उपयोग को 3 बुनियादी तत्वों के रूप में पहचानता है जिन्होंने इसके दृष्टिकोण को प्रभावित किया है। वर्तमान में एक अतिरिक्त लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के पुनर्गठन की सुविधा प्रदान करना है। हम देखेंगे शीत युद्ध, जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने उसने कैसे उस समय भूमिका निभाई। पहला है रंग भेद के विरुद्ध। रंग भेद की बुराई दक्षिण अफ्रीका जैसे अफ्रीकी देशों में बड़े पैमाने पर प्रचलित थी। हम जानते हैं कि अफ्रीका में अभी भी देखें तो रंग भेद बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि आप क्या कर रहे हो कि काले और गोरे में भेद कर रहे हो। ये पहले सम्मेलन से ही NAM के एजेंडे में थी। काहिरा में दूसरे NAM सम्मेलन के दौरान दक्षिण अफ्रीका की सरकार को रंग भेद की भेदभावपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ चेतावनी दी गई थी। दूसरा है निरस्त्रीकरण। कूटनिरपेक्ष आंदोलन बार बार शांति बनाए रखने, हथियारों की दौड़ की समाप्ति और सभी राज्यों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए सामने आता है। महासभा में भारत ने एक मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें घोषणा की गई कि परमाणु हथियारों का उपयोग संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के विरुद्ध और मानवता के खिलाफ अपराध होगा और इसलिए इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। मतलब हमें परमाणु हथियारों को नहीं बनाना चाहिए, ना ही उनका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि परमाणु से हम सब जानते हैं कि क्या होता है जब वो किसी के कितना डैमेज होता है जब परमाणु न्यूक्लियर बॉम्ब या कुछ भी विस्फोट होता है तो इसलिए निरस्त्रीकरण किया गया। तीसरा था UNSC सुधार। अपनी स्थापना के समय से ही NAM UNSC के सुधारों के पक्ष में था। यह अमेरिका और USSR के प्रभुत्व के खिलाफ था। वह UNSC को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए तीसरी दुनिया के देशों का प्रतिनिधित्व चाहता था। वेनेजुएला में 17वें NAM सम्मेलन में सदस्यों ने यह मांग दोहराई। फिर आता क्षेत्रीय तनाव को हल करने में विफल। शीत युद्ध के युग में भारत, चीन और भारत पाकिस्तान के बीच क्षेत्रीय संघर्ष के कारण दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ गया। NAM इस क्षेत्र के तनाव से बचने के विफल रहा, जिसके कारण क्षेत्र में परमाणुकरण हुआ। तो यह देख सकते हैं कुछ गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कुछ वो है पॉइंट्स हैं जो शीत युद्ध काल के टाइम पे हुआ था। इसके बाद आता है भारत की स्थिति। भारत की स्थिति क्या थी? ठीक है, NAM का संस्थापक और सबसे बड़ा सदस्य होने के नाते भारत 1970 के दशक तक NAM की बैठकों में सक्रिय भागीदार था, लेकिन तत्कालीन USSR के प्रति भारत के झुकाव ने छोटे सदस्यों में भ्रम पैदा कर दिया। इससे NAM कमज़ोर हो गया और छोटे राष्ट्र अमेरिका या USSR की ओर चले गए। USSR के और अधिक विघटन के कारण अमेरिका के प्रभुत्व वाली एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कायम हो गई। भारत की एक नई आर्थिक नीति और अमेरिका के प्रति झुकाव ने गुटनिरपेक्षता पर भारत की गंभीरता पर सवाल उठाए। भारत ने प्रधानमंत्री 2016 में वेनेजुएला में आयोजित 17वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। यह केवल दूसरा ऐसा उदाहरण था जब किसी राज्य के प्रमुख ने NAM सम्मेलन में भाग नहीं लिया। इसके अलावा NAM ने एक ध्रुवीय दुनिया में भारत के लिए प्रासंगिकता खोना जारी रखा, खासकर जब संस्थापक सदस्य संकट के दौरान भारत का समर्थन करने में विफल रहे। उदाहरण के लिए 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान घाना और इंडोनेशिया ने स्पष्ट रूप से चीन समर्थक रुख अपनाया। 1965 और 1971 के युद्ध के दौरान इंडोनेशिया और मिस्र ने भारत विरोधी रुख अपनाया और पाकिस्तान का समर्थन किया। देख सकते हैं कि जब बहुत सारे देश भारत के खिलाफ रहे अलग अलग सिचुएशन में, तब गुटनिरपेक्षता जो थी उसने अपनी सदस्यता खो दी। विशेष रूप से भारत, बल्कि अधिकांश अन्य NAM मूवमेंट देशों ने खुद को उदार आर्थिक व्यवस्था के भीतर अलग अलग डिग्री तक एकत्रित किया है और इससे लाभान्वित हुए हैं। अब आता है कंक्लूजन, आगे बढ़ने का क्या रास्ता है। एक अवधारणा के रूप में NAM कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकता। मुख्य रूप से यह अपने सदस्यों की देश नीति को एक मजबूत आधार प्रदान करता है। इसे रणनीतिक स्वायत्तता के रूप में देखा जाना चाहिए, जो आज के समय की मांग है। NAM के सिद्धांत अभी भी राष्ट्रों को इस दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। NAM एक ऐसा मंच है जहां भारत अपनी नरम शक्ति का दावा कर सकता है और सक्रिय नेतृत्व प्रदान कर सकता है और बहुपक्षीय मंचों पर छोटे देशों के लिए पथ प्रदर्शक बन सकता है। गुटनिरपेक्ष देशों के राष्ट्राध्यक्षों या सरकार के प्रमुखों का सम्मेलन, जिसे अक्सर गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, जून 2019 में अज़रबैजान में आयोजित किया जाना है। मंच का उपयोग वैश्विक मुद्दों में स्पेक्ट्रम पर आम सहमति बनाने के लिए किया जाना चाहिए। इसका उपयोग आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और व्यापार संरक्षणवाद और अन्य जैसे वैश्विक मुद्दों को उठाने के लिए एक मंच के रूप में किया जाना चाहिए। NAM मंच का उपयोग दक्षिण चीन सागर और संबंधित द्वीप और सीमा विवादों में चीनी दावे के खिलाफ वियतनाम, मलेशिया,
इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में समर्थन जुटाने के लिए किया जा सकता है। NAM अफ्रीकी एशियाई सहयोग के लिए एक मंच प्रदान कर सकता है और गरीब अफ्रीकी राष्ट्रों को अपनी भूमि की संप्रभुता से समझौता किए बिना आर्थिक विकास के लिए चीन और अमेरिका के साथ स्वस्थ बातचीत करने के लिए एक मजबूत स्थिति प्रदान कर सकता है। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक गाइस, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो मेरे वीडियो को, शेयर भी करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। सब्सक्रिप्शन अभी भी बहुत ज़्यादा कम है, मैं आपको बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ। मैं भी इतना मेहनत कर रही हूँ, मेरा भी एग्ज़ाम है, आप समझ रहे हो ना, हिंदी में ला रही हूँ सब ढूंढ ढांड के। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, और मैं डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दूँगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और गाइस अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं जल्द से जल्द ट्राई कर रही हूँ सारा वीडियोस डालने का। और डोंट वरी, मैं 2 से 3 दिन में सारा वीडियोस डाल भी दूँगी। सो आप सब मन लगा के पढ़ो, और एग्ज़ाम टाइम मुझे मत भूलना। चलो बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।